स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से इतिहास विषय पे बातचीत कर रहे थे और इतिहास विषय में अगर देखा जाए तो स्पेशल जो हम लोगों की बातचीत चल रही थी वो चल रही थी दक्षिणापथ के इतिहास पर, यानी कि दक्कन के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे। जो दक्कन के इतिहास को मैंने पूरी कंप्लीट तरीके से कवर किया है। आज हम जिस मुद्दे पे बातचीत करेंगे, अगर देखा जाए सब फिगर के माध्यम से अगर इसको हम लोग समझ लेते हैं, आज हम लोग की इतिहास किस पे चलने वाली है। सपोज करिए ये हमारा भारत देश है, ये हमारा भारत देश है। इस भारत में जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा के ऊपर के हिस्से की इतिहास को मैंने पूरा बेसब्री से पढ़ाया था, यानी कि इसके ऊपर की जितनी सारी बातें हैं मैंने उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में प्लस उत्तर भारत की पूरी इतिहास को बताया। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से लेकर के कर्नाटक, यहाँ तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के तट तक अगर आएंगे तो इसके बीच के भी इतिहास को, दक्षिणापथ के इतिहास को मैंने पूरी तौर तरीके से आपको बताया था। जो दक्षिणापथ का इतिहास था इसको भी मैंने पूरा कंप्लीट कवर कराया। आज जो मैं बातचीत करूंगा आपसे वो करूंगा इस सुदूर दक्षिण वाले इतिहास पे हम लोगों की बातचीत चलेगी। सुदूर दक्षिण के इतिहास पे हम लोगों की बातचीत चलने वाली है, जिसको यहाँ हम लोग अगर समझें, अगर यहाँ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को कुछ ऐसा इतिहास दिखाई देगा, कुछ ऐसा इतिहास हम लोगों को दिखाई देगा। मान के चलिए सुदूर दक्षिण का क्षेत्र है, तो इस सुदूर दक्षिण के क्षेत्र में एक हिस्सा ये हम लोगों को पढ़ना है, एक ये पढ़ना है और एक यहाँ हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ के जो क्षेत्र थे, यहाँ चेर राजवंश थे, चेर राजवंश शासन कर रहे थे और यहाँ पे जो सत्ता पे शासन करेंगे वो चोल राजवंश शासन करेंगे, चोल राजवंश। और बीच में जो शासन करेंगे वो पांड्य राजवंश शासन करेंगे, जिसको होलसोल भाषा में अगर देखा जाए तो होलसोल भाषा में हम लोग एक भाषा में समझेंगे कि हम लोग सुदूर दक्षिण में संगम कालीन इतिहास की पढ़ाई शुरू करने चल रहे हैं। यानी कि कुल मिला जुला के हमने आपको उत्तर भारत के पूरे राजवंश और उत्तर भारत की पूरी इतिहास को समझाया है, दक्षिणापथ की भी पूरी कहानी को बता दिया। आज जो मेरी कक्षा का संचालन हो रही है वो सुदूर दक्षिण के इतिहास पे हो रही है, जहां हम लोगों को चेर राजवंश पढ़ना है, इधर तमिलनाडु के क्षेत्रों में चोल राजवंश पढ़ना और यहाँ बीच में हम लोगों को पांड्य राजवंश के बारे में पढ़ना है। फिर इसका जैसे डिक्लाइन हो जाएगा तो हम यहीं पे आप लोगों को पल्लव राजवंशों से संबंधित पूरी इतिहास को बताएंगे और पल्लव राजवंश के डिक्लाइन होने के बाद एक नजर हम लोग डालेंगे, एक क्लास स्पेशल लेके आएंगे जहां हम आपको दोबारा जब चोलों की सत्ता स्थापित होती है तो उस समय की सारी गतिविधियों पे मैं आपसे बातचीत करूंगा। अभी फिलहाल में मैं जिस क्लास को लेकर चलता हूं इसमें हम लोग स्पेशल पढ़ने चल रहे हैं। इस संगम कालीन कुछ पहलुओं पे बातचीत करते हैं, फिर मैं संगम काल से संबंधित चेर चोल और पांडव जो राजवंश थे इनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इन समस्त गतिविधियों में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। तो क्लास के साथ आप लगे रहिएगा। पूरी कक्षा का संचालन पूरी बेसब्री के साथ मैं कंटेंट को लेकर के आपके भावी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सारे तथ्यों का बौछार करूंगा जो आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगा। तो क्लास के साथ लगे रहिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के साथ और सहयोग से मैं अपनी पूरी निरंतरता को जारी रखूंगा। तो करता हूं मैं अपनी कक्षा का प्रारंभ, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है संगम कालीन इतिहास के बारे में। तो ये जो संगम शब्द है, अगर इस संगम शब्द को देखा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ जो निकलता है वो संघ, परिषद, गोष्ठी या संस्थान ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। इसका जो ताल्लुकात निकलता है वो कुछ ऐसे देखा जाएगा। ये संगम जो काल है, इस संगम काल को मैं 3 वीडियो के साथ अलग अलग फेज लेके आऊंगा। अभी पहली वीडियो में मैं आपको पूरी पृष्ठभूमि बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी वीडियो जो लेके आऊंगा वहां मैं इसके नॉन आर्ट एंड कल्चर वाले फेजेस को लेकर के सारे राजवंशों की कहानी पढ़ेंगे और तीसरी जो क्लास लेकर आऊंगा उस क्लास में मैं
सारे संगम काल से संबंधित उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों पे आपसे बातचीत करूंगा। इसलिए यहाँ मेरी अभी पूरा का पूरा इंटेंशन बस ये है बताना इस टॉपिक से रिलेटेड, किस टॉपिक की पृष्ठभूमि जो तैयार होती है, इस टॉपिक से संबंधित कुछ ग्रंथों के बारे में जो अक्सर एग्जाम में सवाल के नजर से उठते रहते हैं। तो ऐसे मुद्दों पे अभी मैं बहरहाल आपसे बातचीत करने वाला हूँ। ये जो संगम काल था, इस संगम काल के बारे में देखा जाए तो कुछ संगीतियों का आयोजन करवाया गया था, जिसमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अगर ध्यान में रखा जाए तो अभी तक के मिले हुए तथ्यों के अनुसार इतिहासकारों ने संगम काल के इतिहास से संबंधित जितनी सारी जानकारी दी है उसमें ये बताया है कि संगम कालीन संगीतियां जो थी वो 3 स्तर पे की गई थी, और जो तीनों संगीतियां थी ये लगभग 950 वर्षों तक संगीतियों का आयोजन चला था। जिसमें अगर पहली संगीति की हम बातचीत करते हैं तो ये मदुरा में चला था, जिसकी अध्यक्षता यहाँ मैं एक चीज लिखना छोड़ दिया हूँ, आप लिख लीजिएगा। ये जो मैं लिखा हूँ यहाँ आप लिख लीजिएगा, यहाँ संगीति है, ये संगीति है, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ मैं स्थान लिखना चाहूंगा, यहाँ स्थान लिख के लिखिएगा, और यहाँ किसने अध्यक्षता किया था इसको लिख लीजिएगा। और ये जो मैं स्पेशल लिखा हूँ यहाँ आप अपने नोटबुक में साहित्य करके लिख लीजिएगा, मैं यहाँ छोड़ दिया हूँ आपको बता देता। इसको कवर करते हुए अपने नोटबुक को बनाते हुए चलिएगा। तो पहली जो संगीति चल रही है वो मदुरा में चल रही है, जिसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह के ग्रंथों का या साहित्यों का उल्लेख नहीं मिलता। पहली संगीति के बाद देखा जाए तो दूसरी संगीति का आयोजन करवाया गया था, और जो दूसरी संगीति चली थी उस दूसरी संगीति में दो लोगों की अध्यक्षता में एक दूसरी संगीति की भूमिका को निभाया गया था। बताया जाता है कि जो दूसरी संगीति चली है कपाटपुरम में चली थी। पहले जो इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे वो अगस्त ऋषि थे, लेकिन बाद में चल करके तुगलक पियार इसकी अध्यक्षता करते हैं, और इन्हीं के नाम पे एक ग्रंथ एक साहित्य की रचना यहाँ की जाती है, यानी कि द्वितीय संगम साहित्य में तुगलक पियार ग्रंथ की रचना की जाती है, साहित्य की रचना की जाती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो तीसरी संगीति थी ये उत्तरी मदुरै में हो रही है, नक्कीर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, और परिपादल नामक साहित्य की रचना इस समय किया गया था। ये जो तीसरी संगीति थी, इस तीसरी संगीति की सबसे रोचकदार बात तो यह है कि ये तीसरी संगीति स्पेशल संगम काल के संबंधित 3 मुख्य ग्रंथों का उदय कराता है, और जो 3 मुख्य ग्रंथ थे वो 3 महाकाव्य जो थे जो संगम काल से संबंधित या दक्षिण भारत की महाकाव्य के रूप में सुदूर दक्षिण भारत की महाकाव्य के रूप में जानी जाती है। उस सुदूर दक्षिण के महाकाव्य में एक आता है शिल्पाधिकारम, दूसरा आता है मणिमेखले, और तीसरा आता है जीवक चिंतामणि। ये 3 सुदूर दक्षिण भारत की महाकाव्य के रूप में जाने जाते हैं। जैसे हम लोग रामायण और महाभारत को एक महाकाव्य के रूप में रख करके उसमें लिखे हुए आदर्शों को अपनाने की कोशिश करते हैं, वैसे सुदूर दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में कुछ ऐसी गतिविधियां दिखाई देती हैं। इस बात को मैं नहीं बल्कि इतिहास के अनुसार बताया जा रहा है। और ये जो महाकाव्य, इन महाकाव्यों का जो उदय हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, ये उदय हो रहा है तीसरी संगीति के दौरान इसको देखा जाता है। और कहा जाता है कि जो शिल्पाधिकारम था ये अगर देखा जाए तो तमिल साहित्य का पहला महाकाव्य है। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि तमिल साहित्य का सबसे पहला महाकाव्य। एक बात और याद रखिएगा, तमिल क्षेत्र अक्सर इतिहास में आता है कि तमिल प्रदेश किसको कहेंगे, तो तमिलनाडु, बस आप ऐसे मत समझिएगा। तमिल क्षेत्र ये जो मैंने अभी बताया आपको सुदूर दक्षिण वाले क्षेत्र को, ये पूरा तमिल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो जो तमिल क्षेत्र था उस तमिल क्षेत्र का सबसे पहला महाकाव्य अगर कोई आपसे पूछता है कौन था, तो आप कहेंगे शिल्पाधिकारम था। इस शिल्पाधिकारम का अगर कोई आपसे शाब्दिक अर्थ पूछता है क्या होगा, तो नुपुर की कहानी होता है शिल्पाधिकारम का शाब्दिक अर्थ, जिसके रचयिता कौन आते हैं, चेर शासक जो था शेर गुट्टवन, इसी का भाई इलांगो आदिगल जो करके था, ये आता है शिल्पाधिकारम के रचयिता के रूप में। और बताया जाता है कि इस पुस्तक को लिखने के पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, क्योंकि ये प्रेम कथा के पर आधारित ये पुस्तक का रचना किया गया था, और इसमें दो व्यक्तियों के जब जबरदस्त प्रेम का वर्णन किया गया है, उनके दुखद प्रेम का वर्णन किया गया है। उसमें जो नायक आता है
जो नायक आता है वो कोवलन आता है, जो नायिका आती है वो कड़ग्गी आती है। इस कोवलन और कड़ग्गी के दुखद प्रेम की घटना जो थी, इस दुखद प्रेम का वर्णन जो किया गया है ये शिल्पाधिकारम में किया गया है, जो तमिल क्षेत्र का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और ये कहीं न कहीं कोवलन और कड़ग्गी भगवान के अस्तित्व के रूप में भी तमिल क्षेत्रों में पूजे जाते हैं, कुछ ऐसा उल्लेख आपको दिखाई देगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दूसरी जो किताब आती है वो आती है मणि मैखले करके आती है, जिसके रचयिता कौन आते हैं, शीतले सत्तलार करके आते हैं। और ये मदुरा का एक बौद्ध व्यापारी था जो मणि मैखले की रचना करता है। और बताया जाता है कि इस मणि मैखले की जो नायिका आती है वो माधवी वैश्या नामक एक औरत है, जिसकी पुत्री थी मणि मैखले। यही भूमिका अदा करती है दूसरी संगम कालीन पवित्र ग्रंथ के रूप में। मणि मैखले में यही भूमिका अदा करती है। ये जो माधवी वैश्या थी, ये माधवी वैश्या को अगर देखा जाए तो जो कोवलन था, इस कोवलन की दूसरी पत्नी थी माधवी, और इस माधवी की पुत्री मणि मैखले थी। ये भी एक दुखद और प्रेम कथा पे ही आधारित था, क्योंकि ये वणिक कथा था जिसमें एक नर्तकी के बारे में बताया गया है कि वो बौद्ध धर्म को किस तरह से स्वीकार करती है। इस तरह की बातों को कहीं न कहीं दिखाने का काम किया गया। ये किताब जो था, ये ग्रंथ जो है मणि मैखले करके, इस मणि मैखले के बारे में आपको इतनी सारी बातें तो परीक्षा के नजर से एकदम याद करना अति आवश्यक है। अगर तमिल क्षेत्र की तीसरी महाकाव्य पे हम प्रकाश डालते हैं, चर्चा करते हैं, तो तीसरा महाकाव्य जो आता है वो जीवक चिंतामणि करके आता है। और बताया जाता है कि इसके रचयिता जो आते हैं वो एक महाकवि थे, तिरुतक्क देवर जो थे, इन्हीं के द्वारा लिखा गया ये पवित्र ग्रंथ था। और इस महाकाव्य में एक जीवक नामक राजकुमार के बारे में सारा वर्णन किया गया था, एक जीवक नामक राजकुमार के बारे में। और इसी के जीवन वृत्त प्रस्तुत पर आधारित इस पुस्तक की रचना किया गया था। होलसेल अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक साक्ष्यों के मुताबिक इतिहासकारों ने जिस बात को प्रयास किया है बताने के लिए वो यही था कि तमिल क्षेत्र में आने वाले जो ग्रंथ थे वो कहीं न कहीं दो लोगों के प्रेम कथा के आधार पे लिखे गए कुछ बातें थी, जो आगे चल के उन संदर्भ में अपनाने वाले जो लोग थे उसको पवित्र ग्रंथ के रूप में लेते हैं। और जो प्रेमिका और जो प्रेमी आता है वो कहीं न कहीं भगवान की संज्ञा को भी स्वीकार कर लेता है। इसके बारे में और डिटेल से हम लोग जानेंगे। इन लोगों की पूरी लव जो चल रही है, लव स्टोरी जो चल रही ये किस तरह से चलती है और किस स्तर तक ऐतिहासिक स्वरूप को धारण करती है और किस तरह से ये दक्षिण भारत में एक भगवान के रूप में अपने आप को सुशोभित करने की कोशिश कर रहे हैं, या कह सकते हैं एक महान व्यक्ति के रूप में सुशोभित करने का प्रयास कर रहे हैं। इन सारी मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करूंगा। बहरहाल अभी जिस मुद्दे को हम लोग देखेंगे वो यह है कि जीवक चिंतामणि जो है तिरुतक्क देवर के द्वारा लिखी गई, जिसमें एक जीवक नामक राजकुमार की सारी जीवन व्यतीत कहानी को लिखा गया है। और बताया गया है कि जो जीवक व्यक्ति था यही नायक का काम करता है, यानी किसी के आधार पर किताब को लिखा गया है। और इसकी खास बात यह है कि ये जीवक व्यक्ति जो है वो अपने जीवन काल में 8 विवाह को संपन्न करता है। इसके 8 विवाह को संपन्न होने के नाते ही इस किताब को मणमूल भी कहा जाता है। मणमूल का मतलब ये पूछा हुआ सवाल, इसको याद रखिएगा, इसे विवाह ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो मणमूल जो था ये स्पेशल पीसीएस का उठाया गया सवाल, इसको पूछा जा चुका है। ये विवाह ग्रंथ था जो जीवक चिंतामणि के नायक जो था यानी कि जीवक नामक जो राजकुमार था उसकी 8 विवाहों की उल्लेख गाथा को दिखाया जा रहा है। और ये बताया जाता है इसके बारे में कि ये जीवक जो था ये अपने जीवन काल में लगभग समस्त सांसारिक सुखों को भोग लेता है। और जब सब सुखों को भोग लेता है तो सारे सुखों को भोगने के बाद ये क्या करता है, एक तरह से इसको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, या कह सकते हैं कि सारे सांसारिक सुखों को भोगने के बाद ये क्या करता है, संन्यास को धारण कर लेता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो संगम काल में 3 महाकाव्यों के अलावा भी 2 अतिरिक्त महाकाव्य आते हैं, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार बताया जाता है कि पर्याप्त आंकड़ों और साक्ष्यों के अपर्याप्तता होने के कारण उनके बारे में कुछ सटीक जानकारी नहीं दी जा सकती है। और वो 2 किताब जो आते हैं, एक वलयपति आता है और एक जो आता है वो कुडल कैसे करके आता है, लेकिन जानकारी के अभाव में इनके बारे में कुछ कह पाना पर्याप्त रूप से संभव नहीं है।
इतनी सारी बातों का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, इतनी सारी बातों का। बाकी मैं संगम काल से संबंधित जो चेर शासक हैं, चोल शासक हैं, पांडव शासक हैं, उनकी राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक गतिविधियां या सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां क्या है, इस पे मैं करूंगा आपसे अगली क्लास में बातचीत। और जैसे मेरा एंशिएंट हिस्ट्री का 2 से 3 क्लास और लगता है, तो उसके बाद मेरा एंशिएंट हिस्ट्री टोटल कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको मध्यकालीन मिडाइवल हिस्ट्री की तरफ लेकर के चलूंगा। तो क्लास के साथ लगे रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। चैनल से नए नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करते चलिएगा, क्योंकि आप लोग अगर साथ सहयोग देते रहेंगे तो हम आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को लेकर के अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो इतनी सारी बातों का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, इसको लिखते चलिएगा, नोटबुक साथ साथ बनाते चलिएगा। बाकी मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए लेता हूं इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।